नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और बात करेंगे आरजेडी की, जिसकी तुष्टीकरण वाली राजनीति जग जाहिर है। और इस बार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपनी इस तुष्टीकरण वाली राजनीति में जानबूझ करके सेना और साथ ही साथ राष्ट्रपति को भी घसीटा है। लेकिन इसके बाद किस तरीके से बवाल मचा हुआ है और बिहार में भूचाल लाने वाला ये मुद्दा क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव में वोटों का समीकरण साधने के लिए आरजेडी के नेता हिंदू विरोध पर उतर आए हैं। वो चुनावी सभा में खुलकर सनातन विरोधी दांवपेच आजमा रहे हैं। उनकी मंशा लोकसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की है और वो इस कोशिश में हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप है बिहार के एनडीए नेताओं का और इसकी पुष्टि कर रहा है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का चुनावी सभा में दिया गया वो बयान, जिसे लेकर बिहार में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, हर प्रदेश के हर गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में। कैसे रे भाई? अरे सब ठग लोग हैं, ये लोग समाज को बांट करके राज करना। तेजस्वी ने हवाला तो मुद्दों का दिया, लेकिन बीजेपी को घेरने के लिए जिस तरह से उन्होंने सनातन पर सवाल उठाते हुए मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने की कोशिश की, वो फौरन पहचान में आ गए, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं ने फौरन तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में मोदी जी लगे और लालू जी का पूरा परिवार बिहार और देश को लूटने में लगा। कि आज सभी माँ भारती का संतान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है, तो हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सुचिता का, सुशासन का। ये राजद कांग्रेस के लोग सुचिता सुशासन पर क्यों नहीं बोलते? ये पहली बार नहीं है जब आरजेडी नेताओं ने तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की हो। आरजेडी का राजनीतिक अस्तित्व ही मुस्लिम यादव समीकरण पर टिका है, लेकिन जब से देश की केंद्रीय राजनीति में पीएम मोदी ने विकास का मंत्र फूका, राजद का परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगने के बाद से ही उसके सामने अपनी सियासी जमीन बचाने की चुनौती खड़ी हो गई और उसे बचाने की कोशिश में ही तेजस्वी सेना से लेकर महामहिम तक सभी को निशाने पर लेते हुए समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद तेजस्वी ये भूल गए कि बिहार एनडीए के तमाम नेताओं की नजर उन पर टिकी है, जो किसी भी कीमत पर अब बिहार में विकास बनाम सांप्रदायिकता की पॉलिटिक्स को कामयाब नहीं होने देंगे। कौन सी ऐसी योजना है जिसको धर्म के आधार पर बांटा गया? ये लोग तो आरक्षण को भी धर्म के आधार पर बांटते हैं, जो कि पूर्णतः संविधान के खिलाफ है। कि ये धर्म खतरे में है, वो धर्म खतरे में है, ये हकीकत में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा लालू परिवार पिछले कुछ सालों से सत्ता में वापसी को लेकर बेहद बेचैन है। खासकर पीएम मोदी के नेतृत्व में देश जिस तरह से पिछले 10 सालों से विकास की पटरी पर सरपट दौड़ रहा है, तमाम विपक्षी दल हताश हो गए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का तुष्टीकरण वाला ये दाव भी उसी का नतीजा है। लेकिन मौजूदा ट्रेंड बताता है कि वोट बैंक की सियासत में अब विपक्ष के बंटवारा पॉलिटिक्स का कोई दावपेच नहीं चलने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 2024 के चुनाव में भी हिंदू मुसलमान और ध्रुवीकरण तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई है। टुकड़े टुकड़े सियासत आखिर है क्या, हम आपको बता। राष्ट्रपति पीएम सनातन धर्म के हैं, ये कहते हैं तेजस्वी यादव। तो जवाब विजय सिन्हा देते हैं कि इनकी सोच तो धर्म तक ही सीमित है। आखिर ये धर्म का जिक्र करने की जरूरत क्यों है? तीनों सेनाध्यक्ष सनातन धर्म के हैं, तीनों सेनाध्यक्षों को भी घसीट लिया गया है। विकास पर ये बात नहीं करते, ये सवाल उठाया है विजय सिन्हा ने कि विकास की बात कीजिए। सब सीएम सनातन धर्म के हैं, सारे सीएम सनातन धर्म के हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जवाब दिया है चिराग पासवान ने सब सीएम पर भी और कह रहे हैं कि सनातन धर्म खतरे में है। तेजस्वी ने सबका नाम गिनाया और ये कहा कि वो कहते हैं कि सनातन धर्म खतरे में है। मोदी राज में सबको योजना का लाभ मिला है। चिराग पासवान ये कहते हैं कि कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सबको योजनाओं का लाभ मिलता है। ये समाज को बांट कर राज करना चाहते हैं। तेजस्वी का ये बयान, और धर्म नहीं ये लोग खतरे में है। चिराग पासवान ने कहा कि धर्म किसी का खतरे में नहीं है, बल्कि ये लोग यानी INDIA गठबंधन के लोग खतरे में हैं। और चलिए बात करते हैं यूपी सरकार में मंत्री और बड़ बोले नेता ओपी राजभर।
हमेशा सुर्खियों में रहते ओपी राजभर, और अब उनका एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें नेताजी बता रहे हैं कि कैसे पहले उनसे पूछा गया और उसके बाद उनको मंत्रालय दे दिया गया। आइए रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ दावा ओपी राजभर बड़बोले बयान के जरिए कर रहे हैं। कभी खुद की तुलना शोले फिल्म के गब्बर से करते हैं तो कभी खुद को सबसे बड़ा गुंडा बताते हैं। टीवी पर बोलता हूँ कि हमसे बड़ा गुंडा की धरती पर हो, तो कभी अपने गमछे का रौब दिखाने की बात करते हैं। अजीबोगरीब, विवादित और अपने अक्खड़पन को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले ये नेताजी हैं ओम प्रकाश राजभर। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन ये अपने काम से ज्यादा अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते हैं। जहां जाते हैं अपने बड़बोलेपन से सियासत के ऐसे तार छेड़ बैठते हैं जो विवाद का रूप ले लेता है। नेताजी उस योगी सरकार में मंत्री हैं जहां माफिया और बाहुबलियों का हिसाब हो रहा है। सख्त लॉ एंड ऑर्डर की वजह से माफियाओं की पैंट गीली हो जाती है, लेकिन उसी सरकार में शामिल ओपी राजभर खुद को सबसे बड़ा गुंडा बता रहे हैं। सुनिए कैसे सीना ठोक कर कह रहे हैं यूपी के बाहुबली उनके पीछे पीछे घूमते हैं। यही ओम प्रकाश राजभर को देखो, बड़े बड़े गुंडा पीछे पीछे घूमते। बोलो, टीवी पर बोलता हूँ, धिया नहीं गंगा में, टीवी पर बोलता हूँ कि हमसे बड़ा गुंडा की धरती पर हो। जेकरे पीछे पीछे ब्रजेश सिंह घूमत हो, मुख्तार अंसारी, अभय सिंह घूमत हो, राजा भैया, उससे बड़ा गुंडा की धरती पर। पीला झंडा बुलंद किए राजभर कार्यकर्ताओं को अपने विभाग गिना रहे हैं। बता रहे हैं कि भाई उनके पास 2 ऐसे विभाग हैं जो सबसे तगड़े हैं। नेताजी अपनी तारीफों के पुल बांधने में भूल गए कि वो एक संवैधानिक पद पर हैं और जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी भी नेता के लिए शोभनीय नहीं है। तो आप जान लो कि ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री है। अकलमंद इशारा काफी है और नहीं कहूंगा। और दूसरा विभाग अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ बोर्ड और हज विभाग है ना, वो बहुत तगड़ा है। 20% आबादी है, वो उनमें खुशी है। अपने से कार्यालय जाके कह रहे हैं कि नेताजी छोड़ी पर हम लोग वोट देंगे। कुछ दिनों पहले की ही बात है जब माननीय को सरकार में मंत्री बने जुमा ही हुआ था कि पहुंच गए आम पब्लिक को अपने मंत्री पद की ताकत दिखाने। भरे मंच से कहने लगे पीला गमछा डालकर थाने जाओगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। अब घोसी चुनाव के प्रचार के दौरान बड़बोले राजभर ने खुलासा कर दिया कि भाई उन्हें मुंह मांगा विभाग मिला है। आला कमान ने पहले उनकी फरमाइश पूछी और फिर उसे पूरा कर दिया। सुनिए कैसे राजभर अपने मुंह मियां मिट्ठू बन गए हैं। दिल्ली वाले पूछ करके डीएम विभाग, कौन सा विभाग लोगे? हमके जौन मुख्यमंत्री जी के पास मालगांव भर दिया। जैसे नेताजी हैं वैसे ही उनके समर्थक भी हैं। नेताजी जो बोलते हैं कार्यकर्ता उसे पत्थर की लकीर समझते हैं। कार्यकर्ता उनकी बातों को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि पीला गमछा पहनकर टशन दिखाने थाने पहुंच जाते हैं। लेकिन पुलिस के हैकड़ी निकालने के बाद माननीय कहते हैं कि हम आपको जानते ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे राहुल गांधी की, जो 2019 की तरह एक बार फिर से 2 नावों पर सवार हो गए हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में तूफान आ गया है और उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अमेठी की तरह वायनाड की जनता के साथ भी छल करेंगे। लेकिन इस बार उन पर ये आरोप विरोधी पार्टी के साथ साथ उनके सहयोगी दल और सीपीआई नेता एनी राजा ने भी लगाए हैं। क्या कहा है उन्होंने, इस रिपोर्ट में देखिए। कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से वो तीसरी सीट खोजने लग जाएंगे।
एक तरफ वायनाड की वोटर्स के लिए बहुत बड़ा एक उनके साथ नाइंसाफी है। पहले अमेठी, अब वायनाड को धोखा। राहुल के पाला बदलने पर कभी साथी रहे लेफ्ट ने भी धोया। राहुल गांधी के रायबरेली जाने पर उठे सवाल। सीपीआई प्रत्याशी ने लगाए वायनाड की जनता के साथ नाइंसाफी करने का आरोप। साल 2019 में जब राहुल ने अमेठी के साथ साथ वायनाड से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था तो उस वक्त भी कोहराम मचा था। राहुल पर डर कर भागने का आरोप लगा। विपक्षी दलों ने जमकर कांग्रेस के शहजादे को घेरा था। ठीक वैसा ही हाल 5 साल बाद फिर देखने को मिला। वायनाड के मौजूदा सांसद और प्रत्याशी राहुल फिर से दो नाव पर सवार हुए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अमेठी नहीं रायबरेली को अपने दूसरी सीट के रूप में चुना है। राहुल गांधी के रायबरेली शिफ्ट होने पर वायनाड में तूफान आ गया है। राहुल गांधी ने रायबरेली से अपना नामांकन भर दिया तो केरल में उनके राजनीतिक विरोधियों ने हमला बोलना शुरू कर दिया। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर सबसे नाराज वायनाड से सीपीआई के उम्मीदवार एनी राजा हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर वायनाड के वोटरों को हल्के में लेने और उनके साथ छलावा करने का आरोप लगाया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा सीटों में चुनाव लड़ सकती है, तो वो अधिकार वो यूज़ कर रही है। मगर जो इनका अभी रायबरेली में नामांकित करना एक तरफ वायनाड की वोटर्स के लिए बहुत बड़ा एक उनके साथ नाइंसाफी है, क्योंकि एक बार भी वायनाड की जो वोटरों को बताया नहीं था कि इनका मंशा ये भी है कि दूसरा एक सीट से वो लड़ने का है, तो वो बताया नहीं है। तो ये खुलकर बताना चाहिए था, जो पॉलिटिकल मोरालिटी का एक बात है। तो ना बता के वायनाड की वोटर लोगों के साथ अन्याय किया है। सिर्फ वाम दल ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी राहुल गांधी के वायनाड के साथ रायबरेली से चुनाव लड़ने पर तंज कसा और वायनाड में हार के डर से दूसरी सीट पर चुनाव लड़ना राहुल की मजबूरी बताया। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। वहीं दूसरी तरफ शतरंज के माहिर खिलाड़ी राहुल गांधी के अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने को कांग्रेस के नेता जयराम रमेश एक बड़ी सियासी चाल के तौर पर पेश कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के इस चाल से विरोधी चारों खाने चित हो जाएंगे, लेकिन रियल लाइफ में शतरंज के चैंपियन रहे रूसी ग्रैंड मास्टर गैरी कास्परोव ने बिना नाम लिए राहुल गांधी को नसीहत दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा, पुरानी रवायत कहती है कि शीर्ष पर चुनौती देने से पहले आपको अपनी पारंपरिक सीट रायबरेली से जीतना चाहिए। गैरी कास्परोव, रूसी शतरंज ग्रैंड मास्टर। यानी साफ है कि राहुल गांधी के 2 जगहों से चुनाव लड़ने पर चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। वहां पर भी ये बात छिड़ी है कि राहुल कहां की जनता के साथ नाइंसाफी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर पूर्व कांग्रेसी प्रमोद कृष्णम लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है और अमेठी छोड़कर रायबरेली जाने को लेकर साधा और ये कहा है कि वो छोड़कर चले गए हैं, पलायन कर लिया है, इसकी वजह से मनोबल गिरा है। जो कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे अमेठी के, उनका मनोबल गिराने का काम किया है। यह भी कहा कि राहुल गांधी को देश की संस्कृति और सभ्यता की कोई जानकारी नहीं है और इसीलिए वो बार बार सनातन का अपमान करते हैं। ने देखा कि किस तरीके से अमेठी से राहुल गांधी अब लड़ नहीं रहे हैं, रायबरेली से वो लड़ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है जो प्रियंका गांधी जिस सीट से
लड़ना चाहती थी या लोग उम्मीद कर रहे थे अब राहुल गांधी उस सीट से लड़ रहे, तो प्रियंका गांधी का क्या भविष्य हो सकता है? क्योंकि अब तो देखने में आ रहा है कि कांग्रेस में भी 2 फूट पड़ गई है। देखिए, पहली बात, अमेठी छोड़ने का जो फैसला है ये कांग्रेस के लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। बीच युद्ध में सेनापति जब भागता है, पलायन करता है, तो सेना भी उसका साथ छोड़ देती है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया है, टूट गया है, क्योंकि सब चाहते थे, सब मान रहे थे कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से लड़ेंगे। और राहुल गांधी बार बार ये कह रहे थे, हर जगह कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। तो जो व्यक्ति दूसरों से कह रहा था डरो मत, वो हार के डर से, चुनाव हारने के डर से इतना डर गया कि वो सीट छोड़ दिया। तो इससे कांग्रेस के लिए बहुत आत्मघाती फैसला सिद्ध होगा। जहाँ तक सवाल है प्रियंका गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी एक साजिश की शिकार हुई हैं और पिछले कई सालों से उनके खिलाफ पार्टी में एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और आपको बता दें, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस को एक के बाद एक लगातार झटका लग रहा है। इंदौर, सूरत के बाद अब उड़ीसा की जो पूरी सीट है वहां से भी कांग्रेस की प्रत्याशी सुचारिता ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और टिकट लौटा दिया, कह दिया कि भाई हम यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी के साथ अब पुरी में संबित पात्रा, जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनकी राहें आसान हो गई हैं, लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि सुचारिता ने चुनाव लड़ने से जब इनकार किया तो एक बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगा है, जिसके बाद कांग्रेस आ गई है बैकफुट पर। देश में लोकसभा चुनाव में 2 चरण पूरे हो चुके हैं, लेकिन तीसरे चरण की तैयारियों से पहले ही कांग्रेस के भीतर रण छोड़ने का अलग ही चरण चल रहा है। कोई प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ रहा है, किसी का पर्चा खारिज हो रहा, तो कोई उम्मीदवारी से नाम वापस ले रहा है। खजुराहो में गठबंधन और सूरत और इंदौर के बाद अब कांग्रेस को ओडिशा की हॉट सीट मानी जा रही पुरी से झटका लगा है। कांग्रेस के उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया। पार्टी ने सुचारिता मोहंती को सबसे दमदार और मजबूत उम्मीदवार मानते हुए टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन सुचारिता ने टिकट लौटाते हुए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। सुचारिता ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को चिट्ठी लिखी, पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए फंड की कमी को कारण बताते हुए टिकट लौटा दिया। No, I haven't denied. Party had given me the ticket, but I returned the ticket because party was not able to fund me. Then another reason is in my 7 assembly segments, in some of the seats, winnable candidates haven't been given the ticket. Instead, some weak candidates have got the ticket. So it was not possible for me to campaign with these 2 conditions. माना जा रहा है कि सुचारिता मोहंती के चुनाव न लड़ने के ऐलान के बाद अब बीजेपी के लिए राह आसान हो गई है। हालांकि यहां पर सूरत जैसा मामला नहीं है, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा की जीत अब लगभग पक्की मानी जा रही है। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 3 जगहों पर ऐसे ही समीकरण बदले हैं। सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन कैंसिल होने पर मुकेश दलाल निर्विरोध जीत गए। उधर मध्य प्रदेश की 2 लोकसभा सीट पर भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ। सीट बंटवारे के तहत कांग्रेस ने खजुराहो सीट सपा के लिए छोड़ दी। रिटर्निंग अधिकारी ने सपा प्रत्याशी मीरा यादव के नामांकन पत्र में 2 कमियां निकाल दी और फॉर्म निरस्त कर दिया। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी अब जीत का अंतर बढ़ाने की कोशिशों के लिए मैदान में जुटे हुए हैं। उधर इंदौर में तो नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नाम वापस लेकर पाला बदल लिया और बीजेपी से जा मिले। मध्य प्रदेश में भी 29 लोकसभा सीट हैं। इस बार जो मुझे लार दिखाई दे रही कि 29 की 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने की तैयारी कर रहा है और इसकी शुरुआत भी हो गई है। खजुराहो से और इंदौर से तो इसकी शुरुआत भी हो गई है ना, आपने देख लिया है ना। तो जब शुरुआत ईश्वर ही सब करा रहा है तो फिर आपको तो उसमें और सहभागी बन जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव में ऐसा चौथी बार देखने को मिला है जब बीजेपी प्रत्याशी की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। क्या मोदी के 400 पार वाले मिशन को देखकर ही विपक्षी नेता मैदान छोड़कर भाग रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।